हेलो नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। सुबह के 11 बज चुके हैं और मैं आ चुकी हूं। अब आप लोग भी जल्दी से आ जाइए, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, फिर आपका आज का करंट अफेयर्स का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए फटाफट से सारे बच्चे आ जाएंगे। थोड़ा सा सेशन को जूम इन कर दीजिए। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। जल्दी से आ जाइए बच्चे, सभी बच्चे जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, फिर आपका सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। सभी मुझे बता देंगे कि आवाज और वीडियो सभी को क्लियर आ रहा है। फटाफट से मुझे लिख के बता देंगे कि आवाज और वीडियो क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। बीरबल विहारी गुड मॉर्निंग। रेखा गुड मॉर्निंग। साक्षी वेरी गुड मॉर्निंग। लवी गौतम, खुशी, साक्षी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चे जल्दी जल्दी से आ जाइए, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए जी। थैंक यू राजेश। राधे राधे मनरूप, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग करण, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चों जल्दी से आ जाइए। आवाज सबको क्लियर है, वीडियो सबको क्लियर है? जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, फिर आपका आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चे। आज का सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में, ठीक है, जहां से सवाल आपका पेपर में बन के आ सकता है। तो फटाफट से सेशन को ज्वाइन कीजिए और फिर सेशन को शुरू करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सोमनाथ, गुड मॉर्निंग ऋषु, सूरज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंजलि। चलिए बेटा, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बैच के बारे में बता देती हूँ। ओके, तो सभी बिल्कुल आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है? सब बच्चे कह रहे हैं ठीक है। पूनम सभी एग्जाम्स के लिए है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें आपसे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, उन सब एग्जाम्स के लिए है आपका ये सेशन। यस बच्चे, बिल्कुल वेरी यूजफुल फॉर आपका यूपीएससी के लिए भी बहुत यूजफुल है, प्रीलिम्स के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपका आज का सेशन। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे इंडियन मैप क्लास के बारे में पूछ रहे थे कि मैप्स का जो फाउंडेशन बैच है वो कब आएगा सर का। तो ये जो बैच है आपका ये शुरू हो चुका है, कल इस बैच को लॉन्च किया गया है। इसमें आपको खान सर जो है वो पढ़ाएंगे, खान सर और टीम के द्वारा आपका जो है ये बैच लाया जा रहा है। और 3 अक्टूबर से ये बैच आपका शुरू हो चुका है। जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो अभी रजिस्टर कर सकते हैं। अभी बैच में एडमिशन जो है वो चालू है और रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, तो आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं। लाइव क्लास इसमें होगी, मॉक टेस्ट भी होगा, रिकॉर्डेड वीडियोस भी इसमें आपको मिलेंगी, लाइव क्लासेस में मिलेंगी, नोट्स भी मिलेंगे और सारा आपका अपडेटेड कंटेंट होगा। तो ये फाउंडेशन बैच जो है आपका वो लॉन्च हो चुका है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो ये बैच परचेज कर सकते हैं। चलिए सेशन को अब स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ेंगे बच्चे। सबसे पहला सवाल आज का देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें से वैश्विक हल्दी सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है? विच सिटी इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस? तो अभी हाल ही में ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस आपकी हुई है, वैश्विक हल्दी सम्मेलन आपका हुआ है ना। ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस आपका हुआ है। बोला गया है कि ये कॉन्फ्रेंस आपका कहां पर हुआ है, तो ये कॉन्फ्रेंस आपका हुआ है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस हुई है बच्चे, ये कहां पर हुई है? मुंबई महाराष्ट्र में ये कॉन्फ्रेंस आपकी हुई है, ठीक है। एक बार पेन का मुझे बता देंगे, येलो पेन मैं यूज कर रही हूं, आई होप येलो पेन सबको विजिबल होगा। चलिए यहां पर बात करते हैं बच्चे, ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस अभी हाल ही में आपका कहां पर हुआ है? मुंबई में इसकी मेजबानी की गई है, ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस की, ठीक है। टर्मरिक की अगर मैं बात करती हूं तो मुंबई महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र में है आपका, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र की राजधानी है। यहां पर बात करते हैं, महाराष्ट्र जो है आपका पिछले फिस्कल ईयर में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा था टर्मरिक का, है ना। हल्दी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है, लार्जेस्ट टर्मरिक प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा हल्दी का उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा रहा था आपका? वो रहा था महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा हल्दी कहां पर उगाई जाती है? महाराष्ट्र में। अब यहां पर बात करते हैं तो इंडिया की अगर मैं बात करूं, है ना, ग्लोबल लेवल पर अगर इंडिया की बात करती हूं तो इंडिया जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है, यानी सबसे बड़ा उत्पादक है। साथ ही में कंज्यूमर भी है, यानी कि सबसे ज्यादा हल्दी दुनिया भर में भारत में ही ली जाती है ना। कंज्यूमर भी आपका सबसे बड़ा है ना, और एक्सपोर्टर भी आपका सबसे बड़ा है हल्दी का, है ना। तो यहां पर आपका जो है मुंबई महाराष्ट्र में भी हाल ही में ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस जो है वो करवाया गया है। इसी के साथ साथ अभी फरवरी के महीने में ना ऐसा ही एक कॉन्फ्रेंस करवाया गया था
था। 14वां जो है आपका ग्लोबल स्पाइस कांग्रेस भी आपका यहीं पर करवाया गया था। 14th ग्लोबल स्पाइस कांग्रेस जो है आपका वो भी कहां पर करवाया गया था इस साल, ये भी बच्चे आपका कहां पर, मुंबई में ही करवाया गया था। और अभी जो आपकी वैश्विक हल्दी सम्मेलन जो आपका हुआ है, टर्मरिक के ऊपर चर्चा की गई है, तो ये आपका कहां पर हुआ है, ये भी आपका मुंबई में ही करवाया गया है ना। तो टॉप में है आपका इंडिया है, ठीक है, नंबर 1 पोजीशन पर आता है टर्मरिक के केस में। दूसरे स्थान पर आता है आपका कौन सा देश आता है, दूसरे स्थान पर चाइना आता है, और तीसरे स्थान पर आता है आपका म्यांमार, है ना। हल्दी की बात करते हैं तो कई सारी हल्दियां हैं आपकी अलग अलग जिनको जीआई टैग भी मिल चुका है, जैसे कि इरोड हल्दी है आपकी, जैसे कि आपकी इरोड हल्दी है। इरोड हल्दी कहाँ की है, किसके पास है इसका जीआई टैग, इसका आपका इरोड जो है वो कहां पर है, तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु के पास इसका क्या है, जीआई टैग है। इसके अलावा आपका बड़ा चर्चा में रहा था कांधामल हल्दी है ना, आपका कांधामल हल्दी है। ये जो हल्दी है ये कौन से राज्य की है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, तो ये आपकी ओडिशा की है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। सो यहाँ पर ये जो वैश्विक हल्दी सम्मेलन आपका हुआ है, इसको कहां पर होस्ट किया गया है, मुंबई महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र आपका सबसे बड़ा हल्दी प्रोड्यूसर है। सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी मुंबई। सिंपल बेसिक सा सवाल था, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि कैमूर जिला जो है, चलिए इसका तो आंसर आप लोग मुझे बताएंगे, है ना। चलिए बताइए कि कैमूर जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, जो जिला है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है, बड़े सारे बच्चों को पता होगा, है ना। कहां पर है ये जिला आपका, कैमूर जिला, ये अभी चर्चा में क्यों था उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। ये साक्षी, वेरी गुड, ये आकांक्षा। सो अगर कैमूर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट कहां पर है आपका, बिहार में है, वेरी गुड। किसने लिखा है, वाल्मीकि, बिल्कुल मेरी बात समझ गए हैं जिसने भी लिखा है कि मैं अब क्या बताने वाली हूं। यस बच्चे, बिल्कुल बिहार में है आपका कैमूर डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट जो है आपका कहां पर है, ऑप्शन ए बिहार बिल्कुल सही जवाब होगा। बिहार में है आपका कैमूर डिस्ट्रिक्ट, और यहीं पर क्या है आपका, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या है आपका, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपका वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना, आपका वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपका ये, है ना। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका, ये बिहार का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट और सबसे पहला जो है ना, लार्जेस्ट और सबसे पहला जो है ये वन्यजीव अभ्यारण्य था। तो अभी हम पढ़ क्यों रहे हैं, चर्चा क्या है, न्यूज ये है कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इसे बिहार का, इसे क्या है बच्चे, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व इसे बनाया जाएगा, है ना। इसे बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व जो है बच्चे इसे बनाया जाएगा, है ना, दूसरा टाइगर रिजर्व इसे बनाया जाएगा, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी न्यूज है। यहां पर बात करते हैं तो ये आपका कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है बच्चे। बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल बिहार में, कितने जिले आते हैं, कौन बताएगा मुझे, कितने जिले आते हैं बिहार में आपके टोटल। सो आपका कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या बनाया जाएगा, एक टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। इसके लिए क्या है, एप्लीकेशन आपकी डाली जा चुकी है, तो इस साल के अंत तक या फिर अगले साल 2024 की शुरुआत तक जो है ये भी आपका क्या है, टाइगर रिजर्व बन जाएगा बिहार का। अभी इसके लिए एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, तो इसके लिए परमिशन अभी ली जाएगी। यस, 38 आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल, ठीक है, 38 आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल बिहार में, वेरी गुड। सो बिहार का आपका जो है ना ये दूसरा टाइगर रिजर्व बन जाएगा। बात करते हैं तो पहला जो आपका टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है, तो फर्स्ट आपका टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, है ना, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है आपका, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ना। और वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में अभी जो है 21 आपके वन्य जीव अभ्यारण्य है, और एक आपका नेशनल पार्क है। वो नेशनल पार्क आपका कौन सा है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। अभी बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है उसमें ये सवाल आपका पूछा गया है कि इसमें से कौन सा आपका नेशनल पार्क जो है वो बिहार में है, तो उसमें ऑप्शन में वाल्मीकि नेशनल पार्क था, ठीक है। सो वाल्मीकि भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बिहार का जो है ये क्या है, दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। बच्चों यहाँ पर अगर टाइगर रिजर्व की मैं बात करती हूँ, यहां पर अगर मैं टाइगर रिजर्व्स की बात करती हूं, है ना, अगर यहां पर टाइगर रिजर्व्स की मैं बात करती हूं तो भारत में कितने टाइगर रिजर्व्स हो गए हैं, है ना। टाइगर रिजर्व्स की अगर मैं बात करती हूं तो भारत में 54 जो है ना आपके टाइगर रिजर्व हो गए हैं। कितने हो गए हैं, 54 आपके टाइगर रिजर्व हो गए हैं, है ना।
लेटेस्ट जो है आपका, लेटेस्ट बिल्कुल एकदम फ्रेश जो है, एकदम नया जो आपका 54th जो आपका टाइगर रिजर्व है उसका नाम क्या है, कौन बता सकता है? हिंट ये है कि वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलो हिंट तुमको दे देती हूँ कि वो आपका मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश का ये आपका 7वां जो है लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है। 54th जो आपका टाइगर रिजर्व है उसका नाम क्या है ना। यहां पर बात करते हैं तो सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट है ना, सबसे छोटा जो आपका टाइगर रिजर्व है, टीआर लिख रही हूं शॉर्ट में, सबसे छोटा जो आपका टाइगर रिजर्व है वो क्या है, वो है आपका बोर टाइगर रिजर्व। उसका नाम क्या है? उसका नाम है बोर टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? बोर टाइगर रिजर्व। यस, कौन सा है आपका? नहीं, कूनो नहीं है आपका, है यस आपका वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। आपका वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है लेटेस्ट वाला। ठीक है, टाइगर रिजर्व है, याद रखेंगे। तो अभी वर्तमान में अगर मैं बात करती हूं तो 54 आपकी टाइगर रिजर्व है, ये याद रखना है बच्चे, इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है आपका बोर टाइगर रिजर्व। और बात करूं मैं सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आपका कौन सा है भारत का, तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुना सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व। कौन सा है? नागार्जुना सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व आपका कौन से राज्य में है? ये है बच्चे आपका आंध्र प्रदेश में है। ये टाइगर रिजर्व कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। बात करूं मैं सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कौन से राज्य के पास है ना, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य के पास है? मध्य प्रदेश के पास। ठीक है, मध्य प्रदेश के पास जो है सबसे ज्यादा 7 आपके टाइगर रिजर्व हैं मध्य प्रदेश के पास। सबसे ज्यादा टाइगर्स की जनसंख्या भी किसके पास है? मध्य प्रदेश के पास। और इसीलिए क्या है बच्चे, इसको क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट भी इसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश राज्य को। राइट, टाइगर्स का सबको पता है कि टाइगर डे जो है आपका वो कब आता है? टाइगर डे, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस जो है ना, इंटरनेशनल टाइगर डे की अगर मैं बात करती हूं तो ये आपका कब आता है? 29 जुलाई को जो है हम लोग क्या है, ये टाइगर डे भी मनाते हैं। अभी वर्तमान में अगर मैं बात करती हूँ कि मैक्सिमम पॉपुलेशन कितनी है बाघों की भारत में, है ना, मैक्सिमम पॉपुलेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो मैक्सिमम है आपकी 3925, यानी कि इससे ज्यादा जनसंख्या नहीं है, ये मैक्सिमम जनसंख्या है बाघों की। राइट, सो यहां पर आपका अगर बात करते हैं तो सही जवाब क्या होगा? अगर सवाल कुछ भी आ जाता है तो छोटा है टाइगर रिजर्व, सबसे बोर टाइगर रिजर्व ये आपका बच्चे महाराष्ट्र में है, और सबसे बड़ा है आपका अभी आंध्र प्रदेश का नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। लेटेस्ट है अभी बच्चे, ये जो है ना अभी सितंबर में ही इसको ऐड किया गया है, याद रखेंगे कि इंपॉर्टेंट है। ठीक, और एक और आपका जो है बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में आपका जिले में जो है आपको अब देखने को मिलेगा, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही क्या बनाया जाएगा, इस वन्य जीव अभयारण्य को क्या बनाया जाएगा? टाइगर रिजर्व जो है वो बनाया जाएगा। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बिहार। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने खादी महोत्सव का उद्घाटन किया है? अमित शाह, गिरिराज सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत या फिर नारायण राणे। तो खादी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, इसमें से किसके द्वारा जो है खादी महोत्सव का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है? तो ये महोत्सव अभी हाल ही में आपका लॉन्च किया गया है गांधी जयंती के अवसर पर, और ये जो है इस पूरे महीने आपका चलने वाला है। राइट, बात करते हैं तो ये आपका जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा नारायण राणे। ठीक है, सही जवाब होगा नारायण राणे। नारायण राणे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चे। नारायण राणे आपके कौन से मंत्रालय के मंत्री हैं? कौन सा मंत्रालय संभालते हैं? जल्दी से बता दीजिए, क्लास में कई बार बता चुकी हूं मैं। कौन से मंत्रालय संभालते हैं आपके नारायण राणे? तो नारायण राणे के द्वारा क्या है आपका ये खादी महोत्सव जो है, इसको अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। बात करते हैं तो इसका जो आयोजन है यानी कि इसको ऑर्गेनाइज जो है वो कौन करवा रहा है ना, खादी है। तो खादी के लिए हमारा कौन सा जो है आयोग है, हमारा कौन सा आयोग है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग है ना, ग्रामोद्योग आयोग है हमारा, केवीआईसी है ना।
खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, केवीआईसी है हमारा इसके लिए। यस, बिल्कुल सही लिखा है शांता कुमारी, बिल्कुल सही। आपके कौन से मंत्रालय को संभालते हैं? एमएसएमई मिनिस्ट्री को संभालते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को जो है संभालते हैं, एमएसएमई मिनिस्ट्री को संभालते हैं नारायण राणे। ठीक है, तो इसका आयोजन जो है इस महोत्सव का, जो कि आपका भी 31 अक्टूबर तक चलेगा, है ना। ये डेट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आइडिया देने के लिए है। तो ये 31 अक्टूबर तक आपका ये महोत्सव इस महीने पूरा चलने वाला है। केवीआईसी के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। केवीआईसी की स्थापना कौन से वर्ष में हुई है? जल्दी से बच्चे मुझे आंसर कर दीजिए, है ना। ये बताया हुआ है आपको क्लास में। हेडक्वार्टर्स की अगर बात करती हूँ, इसके मुख्यालय कहां पर है केवीआईसी के? तो केवीआईसी के मुख्यालय है आपके मुंबई में। और केवीआईसी के चेयर अध्यक्ष जो हैं आपके वर्तमान में, है ना, चेयरपर्सन का नाम क्या है भाई? मनोज कुमार है। कौन है? मनोज कुमार हैं आपके वर्तमान में केवीआईसी के अध्यक्ष, है ना। चलिए, और स्थापना कब हुई है केवीआईसी की? नो, नॉट 1942, गड़बड़ कर रहे हैं। 1942 किसका बताया हुआ है बच्चे? कब जो है आपकी केवीआईसी की स्थापना हुई है? नहीं, 1942 नहीं है। 1942 आपको सीएसआईआर का बताया था बच्चे, मिक्स नहीं करो। क्या बताया था? 1957। वेरी गुड अचल मौर्य, बिल्कुल सही। 1957 में जो है स्थापना हुई है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। सो इसका आयोजन किया गया है। इसी के साथ साथ अभी हाल ही में आईआईटी दिल्ली में भी क्या है आपका एक जो है ना केवीआईसी का एक आउटलेट जो है वो आपका खोला गया है। एक खादी ग्रामोद्योग जो है आपका भवन भी खोला गया है साथ साथ में आईआईटी दिल्ली में, है ना। एक आपका जो है खादी ग्रामोद्योग भवन भी जो है वो खोला गया है आईआईटी दिल्ली में। ठीक है, सो यहां पर सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, नारायण राणे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नारायण राणे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोला गया है अगले सवाल में कि निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य ने ओडीएफ प्लस मॉडल स्टेटस जो है वो अचीव किया है? हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने एसबीएम जी के तहत ओडीएफ प्लस मॉडल का दर्जा हासिल किया है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब या फिर छत्तीसगढ़, है ना। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? जम्मू कश्मीर होगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही जवाब होगा। अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है एक बार इसको समझ लेते हैं। तो एसबीएम जी क्या है यहाँ पर बच्चे? ये है आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, शॉर्ट में लिखते हैं, है ना। क्या है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। क्या है ये आपका? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, राइट। तो स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के तहत जो है क्या है आपका अलग अलग ये कैटेगरी आती है। एक आता है आपका ओडीएफ, एक आता है आपका ओडीएफ प्लस, और एक आता है आपका ओडीएफ प्लस प्लस। तो स्वच्छ भारत मिशन का सबको पता है। स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था? साल 2014 में, है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपके दो अलग अलग आते हैं। एक तो शहरी वाला स्वच्छ भारत मिशन आता है और एक ग्रामीण वाला मिशन आता है। सो अभी मैं आपको ग्रामीण वाले के ऊपर हम बात कर लेते हैं एक बार। ये आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है वो कब लॉन्च किया गया था? ये आपका लॉन्च किया गया था साल 2014 में, है ना। ये आपका साल 2014 में जो है इसे लॉन्च किया गया था। और इसकी अगर मैं बात करती हूं तो कौन से मंत्रालय के द्वारा? बाय मिनिस्ट्री ऑफ, बाय आपका किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसको क्या है लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब इसमें जो है ना दो चरण आपके हो चुके हैं। फेज 1 चरण 1 आपका जो है वो चला था 2014 से 2019 तक। और अब जो है आपका क्या चल रहा है? इसका फेज 2 चल रहा है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का। इसकी अगर बात करती हूँ तो ये 2020 से आपका शुरू हो चुका है और ये 2025 तक आपका ये चलने वाला है। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन का टारगेट क्या है कि आपके जो गांव हैं, जो आपके शहरी इलाके हैं, उनको साफ बनाया जा सके, स्वच्छ किया जा सके, गंदगी ना हो। तो आपकी 3 अलग अलग श्रेणियां जो है वो बनाई गई हैं। ओपन ओडीएफ का मतलब क्या होता है? ओपन डेफिकेशन फ्री, है ना, यानी कि खुले में शौच से मुक्त। तो ओडीएफ आपका क्या है? ये टैग तब दिया जाएगा जब मान लीजिए किसी अगर गांव को दिया जाता है
है ना, मान लो कह दिया कि ये गांव जो है उसको क्या है आपका ओडीएफ का टैग मिला है, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो खुले में अब शौच नहीं करते हैं, तो ये आपका ओडीएफ विलेज हो गया। अब ओडीएफ प्लस की मैंने अगर बात कर ली तो यानी कि ऐसा गांव है आपका वो जहां पर लोग खुले में शौच नहीं करते हैं, जहां पर प्रॉपर आपके शौचालय बने हुए हैं। अब ओडीएफ प्लस प्लस क्या हो गया, जहां पर लोग भी खुले में शौच नहीं करते हैं, प्रॉपर शौचालय हर जगह बने हुए हैं, और साथ ही में जो पूरा वेस्ट सिस्टम है उसको मैनेज करने के लिए, उसका नियंत्रण करने के लिए पूरा सिस्टम जो है प्रॉपरली बनाया गया है। तो ये 3 अलग अलग कैटेगरीज है। अभी हाल ही में ओडीएफ प्लस का जो है इसमें से टैग किसको दिया गया है, जम्मू कश्मीर को दिया गया है। लेकिन याद रखेंगे कि जम्मू कश्मीर इकलौता ऐसा यूटी या स्टेट नहीं है जिसको ये टैग मिला है, और भी कई आपके स्टेट्स और यूटीज हैं, गोवा है, हिमाचल है, हरियाणा है ना, जम्मू कश्मीर है तो हो ही गया आपका, जिनको ये टैग्स आपके मिल चुके हैं। अब यहाँ पर एक बात आपको और इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि भारत का पहला फर्स्ट जो है आपका ओडीएफ प्लस, पहला ओडीएफ प्लस जो है आपका, पहला ओडीएफ प्लस आपका जो जिला है वो कौन सा था, है ना, भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला आपका कौन सा है। पहला जिला अगर मैं बात करती हूं तो पहला जिला होगा बच्चे आपका वायनाड। कौन सा जिला होगा आपका, वायनाड डिस्ट्रिक्ट है आपका पहला, जिसको ओडीएफ प्लस का जो है टैग दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ भारत का फर्स्ट ओडीएफ स्टेट, है ना, ये ध्यान रखेंगे कि जहां मैं ओडीएफ लिख रही हूं, कहां मैं ओडीएफ प्लस लिख रही हूं, तो यहां पर ओपन डेफिकेशन फ्री यानी खुले में शौच से मुक्त वाला पहला राज्य आपका कौन सा था बच्चे, कौन सा था, ये था आपका सिक्किम राज्य। ये टैग इसको साल 2016 में जो है दिया गया था। तो अभी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत क्या है, ये कहा गया है कि दूसरे चरण तक आते आते 85% जो टारगेट है स्वच्छ भारत मिशन के वो पूरे हो चुके हैं, ऐसा सरकार का कहना है। और अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को भी क्या है, ये ओडीएफ प्लस का जो मॉडल स्टेटस है वो दिया गया है। अब आपको ये भी याद रखना है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत कौन सा मंत्रालय है आपका, कौन सा मंत्रालय इसको देखता है, तो जल शक्ति मंत्रालय है, राइट। सो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां पर आपका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर, वायनाड, केरला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे। यहां पर सही जवाब क्या होगा, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से बिहार राज्य में पिछड़ा वर्ग यानी बीसी जो है, बैकवर्ड क्लास जो है, उसकी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। अब बात करेंगे बिहार के आपके कास्ट सर्वे के बारे में, जाति जनगणना रिपोर्ट के बारे में। चलिए इसका आंसर करते हैं। ओडीएफ होता है ओपन डेफिकेशन फ्री, है ना, कैसे लिखते हैं, क्या स्पेलिंग है, खुले में शौच से मुक्त, है ना। ओडीएफ कैसे लिखेंगे बच्चे, ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्त। चलिए सो यहां पर सही जवाब क्या होगा आपका, इस रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करते हैं जो पिछड़ा वर्ग है, जो बैकवर्ड क्लास है, उसकी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 27.12%। ठीक है। अब एक बार बच्चे अगर हम रिपोर्ट की तरफ देख लेते हैं कि क्या क्या रिपोर्ट में बताया गया है। चलिए तो सबसे पहले अगर इस रिपोर्ट की बात करते हैं जो अभी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है, सबसे पहले ये सबको पता है कि इस तरीके का कास्ट सर्वे जो है अभी तक नहीं हुआ था। बिहार राज्य जो है, बिहार की सरकार जो है वो पहली ऐसी सरकार है जिसने इस तरीके का कास्ट सर्वे जो है ना, जातियों का जो सर्वे है, जातियों की गणना जो है वो की है। ठीक है। तो इसमें दो तरीके की रिपोर्ट्स हैं, दोनों हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि किस किस क्लास के जो है कितनी कितनी जनसंख्या है, कितनी कितनी परसेंटेज है। तो बैकवर्ड क्लास की अगर हम बात करते हैं तो ये है 27.12%। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की बात करते हैं तो 36%। शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 19.6.5%। शेड्यूल ट्राइब्स की बात करते हैं तो 1.6%। अनरिजर्व्ड की बात करते हैं तो 15.5%, है ना। इसको हिंदी में देखते हैं तो यहां पर अगर बात करें तो जो आपका पिछड़ा वर्ग है, जो आपका पिछड़ा वर्ग है वो कितना है बच्चे, 27.12% है, राइट। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अगर बात करें, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की बात करें तो 36.01%। ये प्रतिशत आपको याद रखने होंगे, ध्यान रखने होंगे, ये एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं।
स्पेशली बिहार वालों के लिए। आगे बात करते हैं तो अनुसूचित जाति जो है आपकी, उसमें 19.65% आप याद रखेंगे, पूरी परसेंट याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 27.12% ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हैं। 36.01% है ये, है ना, 19.65% है। उसके अलावा अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो वो है आपकी 1.6%। और अनारक्षित की अगर बात करते हैं तो वो है अनरिजर्व्ड जो पॉपुलेशन है, यानी कि अनारक्षित जनसंख्या जो है बिहार की, वो कितनी है, 15.5%। वो कितनी है आपकी, 15.5%। और कुल जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं, अगर हम कुल जनसंख्या की बात करते हैं तो कुल जनसंख्या जो है आपकी, जूम कर दिया है मैंने, ठीक है, तो कुल जनसंख्या जो है बिहार की वो कितनी है, वो है आपकी 13,07,25,310 कुल जनसंख्या है आपकी। और ये जनसंख्या जो है आपकी अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग से मिलकर जो है ये बनी है। और इसमें कितना कितना प्रतिशत है हर वर्ग का, इस रिपोर्ट में वो भी बताया गया है। और कुल टोटल पॉपुलेशन जो है वो क्या बताई गई है, टोटल पॉपुलेशन 13,07,25,310 की जो है जनसंख्या है आपके बिहार की। ठीक है, इसके आगे अब अगर हम लोग आते हैं, अब आगे आते हैं तो एक बार हम लोग जनजाति के ऊपर बात कर लेते हैं, सॉरी कास्ट के ऊपर जो है बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं जातियों के ऊपर, तो सबसे ज्यादा अगर सवाल में पूछा जाए कि बताइए सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या वाली जाति कौन सी है बिहार में, तो वो है आपकी यादव। यादव जो जाति है उसके 14.26% लोग जो हैं बिहार में देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा जाति वाली जनसंख्या जो है वो कौन सी है, यादव। उसके बाद दूसरे स्थान पर है भूमिहार, जिसमें आपका जो है 2.87% है। ब्राह्मण की अगर बात करते हैं तो ब्राह्मण है आपके कोयरी हैं, है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं तो आखिरी में लास्ट में है आपका मल्ला और बनिया जो है आपके लास्ट में है इस रिपोर्ट में। सबसे ज्यादा जो आपकी जनसंख्या है वो किसकी है, वो है यादव की। सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो किसकी है, यादव की है। 14.26% जो है क्या है, इनकी आपकी जनसंख्या है। ठीक है, और बात करें तो आपका, तो ये दो तरीके से जो है आपकी रिपोर्ट पेश की गई है। एक तो आपको वर्गों के बारे में डेटा दिया हुआ है और एक आपको जाति के बारे में जो है क्या है, डेटा दिया गया है ना। तो ये कि हाँ ये जातियां जो है आपकी मौजूद हैं और इस परसेंटेज में इतनी परसेंटेज जो है इन जातियों की है। ठीक है बेटा, ये कास्ट जो सेंसस है वो इसलिए लाया गया है, एक जो अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट से देखें कि जो आपकी जातियां हैं बिहार में, ठीक है, सरकार को अगर उनके लिए कोई स्कीम लानी है तो पता रहेगा कि हाँ ये जाति जो है वो इतनी है। ये पूछने के लिए नहीं किया गया है कि आप कौन से जाति के हैं या वो कौन से जाति के हैं, तो इस तरीके के सवाल ना पूछें। और इस तरीके का जो है ना वो करने की, पैरिटी लाने की भी जरूरत नहीं है कि हम इस जाति के हैं या हम उस जाति के हैं, है ना। इसको एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि ये डेटा आपका जारी किया गया है ताकि लोगों तक स्कीम्स जो है सही तरीके से लाई जा सके। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे आ जाते हैं। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। बोला गया है कि हु हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2023 फॉर मेडिसिन और फिजियोलॉजी। निम्नलिखित में से मेडिसिन या फिजियोलॉजी के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है ना। यहां पर अगर बात करते हैं तो किसको दिया गया है, मेडिसिन और फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज। अब आपको पता है ये पूरा हफ्ता जो है नोबेल प्राइज आपके क्या है, घोषित किए जाएंगे। आपके 6 अलग अलग कैटेगरी में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। अभी बताती हूँ कौन से हैं जिनको नहीं पता है। तो नोबेल प्राइज आपका जो है इस पूरे हफ्ते अनाउंस किया जाएगा। अभी तक फिजिक्स का बताया जा चुका है और मेडिसिन का बताया जा चुका है। मेडिसिन में जो है किसको दिया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों को, केटलिन कारुको और ड्रू विजमैन को जो है बच्चे क्या है आपका इस साल का ये दिया गया है नोबेल प्राइज, है ना। तो ये नोबेल प्राइज जो है आपका दिया गया है अभी हाल ही में केटलिन कारिको और ड्रू विजमैन को दिया गया है निम्नलिखित में से, है ना। तो मेडिसिन और फिजियोलॉजी के लिए दिया गया है बच्चे। नोबेल प्राइज की बात करते हैं, नोबेल प्राइज की बात करते हैं तो नोबेल प्राइज जो है आपका नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की विल पर दिया जाता है ना। अल्फ्रेड नोबेल के ऊपर जो है आपका क्या है ये प्राइज आधारित है। अल्फ्रेड नोबेल चाहते थे कि क्या है आपके ये प्राइज जो है नोबेल प्राइज जो है वो दिए जाए, तो इनकी विल के आधार पर जो है क्या है ये नोबेल
नोबेल प्राइज आपके दिए जाते हैं। हमने पढ़ा है कि सबसे पहली बार जो है ये कब से दिए जाने लगे हैं, 1901 से क्या है ये आपके दिए जाते हैं नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज की बात करते हैं तो ये आपके 6 कैटेगरीज में, यानी कि 6 श्रेणियों में जो है, अलग अलग 6 श्रेणियों में आपके क्या है दिए जाते हैं। यानी कि एक है आपका फिजिक्स, फिजिक्स में दिया जाता है, भौतिकी में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है ना, केमिस्ट्री में दिया जाता है। तीसरा मेडिसिन में तो दिया ही जाता है, अभी अभी हमने पढ़ा है ना, मेडिसिन में दिया जाता है। चौथा आपका साहित्य में दिया जाता है बच्चे, लिटरेचर में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है। ठीक, उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर 5वें पे, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ठीक है। 5वां आपका पीस के लिए दिया जाता है, नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें बताती हूँ। और एक कैटेगरी जो है आपकी इकोनॉमिक साइंस की, है ना, ये बाद में आपकी ऐड की गई थी। इकोनॉमिक साइंस की कैटेगरी कौन से वर्ष में ऐड की गई थी, कौन बता सकता है? इकोनॉमिक साइंस की जो कैटेगरी है इसको क्या है बच्चे बाद में ऐड किया गया था। इकोनॉमिक साइंस की अगर बात करें तो इसको जो है कौन से वर्ष में ऐड किया गया था, ये मुझे कौन बताएगा? 19 कौन से वर्ष में किया गया था? यस 19 नहीं पता, 1968 में जो है क्या है इसको बच्चे इस कैटेगरी को ऐड किया गया था। अब नोबेल पीस प्राइज जो है दिए जाते हैं कौन से देश के द्वारा दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं स्वीडन के द्वारा दिया जाता है आपका ये नोबेल प्राइज, ठीक है। लेकिन एक प्राइज आपका ऐसा है जो कि स्वीडन के द्वारा नहीं दिया जाता है, वो कौन सा है? तो ये जो है आपका नोबेल पीस प्राइज ये दिया जाता है नॉर्वे गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। सिर्फ ये वाला प्राइज है जो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, बाकी पांचों आपके स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं। ये बात आपको बच्चों याद रखनी है। और इकोनॉमिक साइंस वाली जो श्रेणी थी उसे बाद में ऐड किया गया था, 1968 में ऐड किया गया था, ठीक है। अब ये बात भी हम पढ़ चुके हैं कि जो कैश प्राइज है इसका, है ना, जो नोबेल प्राइज का बच्चे कैश प्राइज है, जो राशि है जो इसके तहत दी जाती है वो 10 मिलियन क्रोनर्स थी। वो कितनी थी? 10 मिलियन क्रोनर्स थी, ठीक है। और इसकी घोषणा जो है अभी पिछले ही महीने हमने पढ़ा था कि इसको बढ़ाकर 11 मिलियन क्रोनर जो है बच्चे कर दिया गया है। तो 11 मिलियन क्रोनर जो है अब क्या है इसका कैश प्राइज हो गया है। ये बात भी आपको याद रखनी है, ये तो सबको पता है 11 क्रोनर। और क्रोनर आपकी कहां की करेंसी है? स्वीडन की है, ये भी हमें पता है, राइट। सो इस साल अभी जो घोषित किया गया है कि मेडिसिन में आपका, मेडिसिन और फिजियोलॉजी में किसको दिया गया है? 2 लोगों को दिया गया है। नाम भी इंपॉर्टेंट है आपके, कैटलीन कारोको और ड्रू विजमैन। इन्होंने जो है ना mRNA वैक्सीन पर काम किया है, इसके लिए इनको क्या है ना, इन्होंने mRNA वैक्सीन पर काम किया है, इसके लिए क्या है इनको बच्चे, क्या है, mRNA वैक्सीन पर काम करने के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। इन वैक्सीन की मदद से ही कोविड-19 से लड़ने में मदद मिली है, जिसके लिए इनको क्या है नोबेल प्राइज बच्चे दिया गया है। सो नोबेल प्राइज यस, जो भी बच्चे लिख रहे थे कि 10 दिसंबर को दिया गया था सबसे पहली बार, 10 दिसंबर 1901 में। और इसीलिए क्या है 10 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? नोबेल प्राइज डे। इसीलिए हम लोग कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को आपका नोबेल प्राइज डे मनाया जाता है, राइट। और अल्फ्रेड नोबेल नाम है उनका, जिनके ऊपर ये प्राइज आपका रखा गया है। यस बच्चे, और अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स वाले की। फिजिक्स में भी आपका दिया गया है। फिजिक्स की अगर बात करते हैं तो फिजिक्स का ये जो अवार्ड है किस किस को दिया गया है? 3 लोगों को दिया गया है फिजिक्स के लिए, याद रखना है। कौन से हैं आपके? एक है आपके पियरे एगोस्टिनी, ठीक है। कौन है? एक है आपके पियरे अगोस्टिनी है, ठीक है। एक है आपके फेरेंक क्रॉस, एक है आपके फेरेंक क्रॉस, जिनको ये दिया गया है। और एक है आपकी एने लुहुलियर, है ना, एक है आपकी एने एल हुलियर, लिखते हैं एने एल हुलियर है एक आपकी, जिनको क्या है, ये 3 आपके फिजिसिस्ट हैं जिनको क्या है इस साल 3 जो है आपके, जिनको फिजिक्स की श्रेणी में, जिनको क्या है फिजिक्स की श्रेणी में भौतिकी के क्षेत्र में क्या है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। तो इन्होंने जो भी अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं, है ना, उससे क्या है इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व करना और आसान हो गया है, इलेक्ट्रॉनों का निरीक्षण करना और आसान हो गया है। इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए इनको क्या है इस साल का नोबेल प्राइज दिया गया है। सो अभी तक फिजिक्स के बता दिए गए हैं और मेडिसिन के बता दिए गए हैं, ठीक है, याद रखेंगे। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका तीनों, ये 3 आपके नोबेल प्राइज जो है फिजिक्स में दिए गए हैं और 2 आपके मेडिसिन में दिए गए हैं। और नोबेल प्राइज के बारे में
आपको मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से सीमा सड़क संगठन का नया प्रमुख किसे चुना गया है? बीआरओ के नए डीजी जो हैं आपके कौन बने हैं? यहां पर अगर बात करें सो बीआरओ के आपके नए डीजी कौन बने हैं पूछा गया है। सुजॉय लाल थाउसेन, नितिन गुप्ता, रघु श्रीनिवासन या फिर राकेश पाल। इसमें से कौन है जिनको बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का जो है, जिसमें इन्हें जिसको करेक्ट आंसर क्या होगा? रघु श्रीनिवासन। सही जवाब क्या होगा? वेरी गुड, रघु श्रीनिवासन बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आपको याद रखना है कि अब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, सीमा सड़क संगठन जो है आपका, इसके नए अध्यक्ष जो हैं वो कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं रघु श्रीनिवासन। इन्होंने किसकी जगह ली है? इन्होंने राजीव चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी की इन्होंने जो है बच्चे क्या है? राजीव चौधरी की जो है इन्होंने जगह ली है। ठीक, अब यहां पर बात करते हैं बीआरओ के बारे में। सबको बेसिक पता है ना, की स्थापना जो है वो कब हुई है? 7 मई 1960 को जो है क्या है? स्थापना हुई है। इसके साथ साथ बात करते हैं तो इसके जो मुख्यालय हैं बीआरओ के, वो कहां पर हैं? वो हैं आपके नई दिल्ली में है। और अब इसके जो डीजी बन गए हैं वो बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, राइट। इसके अलावा सुजॉय लाल थाउसेन की बात करते हैं तो ये आपके सीआरपीएफ के हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के आपके डीजी हैं वर्तमान में। राकेश पाल भी हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो है आपके आईसीजी के क्या है? डायरेक्टर जनरल हैं। भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड के आपके महानिदेशक हैं। नितिन गुप्ता की बात करते हैं तो नितिन गुप्ता भी पढ़ा हुआ होगा, कभी ना कभी तो डिस्कस किया होगा क्लास में, कि ये आपके सीबीडीटी के आपके चेयरपर्सन है। इनके कार्यकाल को अभी एक्सटेंड भी किया गया है। क्या है? इसके चेयरमैन है। सीबीडीटी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, है ना। डायरेक्ट टैक्सेस आपका प्रत्यक्ष कर के लिए जो आपका केंद्रीय बोर्ड है, उसके क्या है? आपके चेयरमैन है नितिन गुप्ता, ठीक है। और आपके अभी हाल ही में रघु श्रीनिवासन जो है वो क्या है? 28वें डीजी बने हैं बीआरओ के, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के, है ना। बीआरओ भी हम लोग आए दिन न्यूज में पढ़ते रहते हैं, ये वाला कभी ये वाला रोड इनॉग्रेट कर देते हैं, कभी पुल इनॉग्रेट कर देते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, रघु श्रीनिवासन बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे आते हैं अगले सवाल में। क्या बोला गया है कि इसमें से 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया गया है? वर्ल्ड हैबिटेट डे आपका कब मनाया गया है? सो वर्ल्ड हैबिटेट डे की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड हैबिटेट डे आपका हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मंडे के, यस बच्चे, ये आपका कब मनाया जाता है? मंडे के पहले आपके जो है ये अक्टूबर के पहले मंडे को मनाया जाता है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सही जवाब क्या होगा आपका? विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो आपका कब मनाया गया है? 2 अक्टूबर को मनाया गया है, राइट। आपका अक्टूबर के पहले मंडे को जो है, अक्टूबर के फर्स्ट मंडे को आपका ये दिन बच्चे मनाया जाता है। पहले सोमवार को जो है ये दिन आपका मनाया जाता है। पहला सोमवार इस साल कब रहा है? 2 अक्टूबर को रहा है। इसी के साथ साथ बात करते हैं तो इस साल की जो आपकी थीम क्या रही है? वो रही है रेजिलियंट अर्बन इकोनॉमीज। इस साल की थीम क्या रही है? रेजिलियंट अर्बन इकोनॉमीज जो है आपकी क्या है? अर्बन इकोनॉमीज जो है आपकी इस साल की थीम रही है ना। लचीली, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं तो सबसे पहली बार जो है ये 1986 में जो है आपका मनाया गया था, राइट। और सबसे पहली बार इसे केनिया में जो है इस दिन की आपकी शुरुआत की गई थी। हैबिटेट के ऊपर वर्ल्ड हैबिटेट डे जो है आपका निर्धारित होता है। हैबिटेट सबको पता है ना, आपके रहने की जगह जो होती है। सो हैबिटेट के ऊपर निर्धारित होता है ये दिन आपका। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 2 सितंबर।